नमस्कार साथियों, सिविल सेवा मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू संग्रह के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं और हमारा उद्देश्य इस जो हमारा ये डिस्कशन है, इस ये उद्देश्य है कि जो बीपीएससी अलग-अलग एग्ज़ाम से सवाल पूछ रही है, हम लोग केवल उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो थीम्स बार-बार रिपीट हो रहे हैं, उनको भी हम लोग रिवाइज़ करेंगे और देखेंगे कि इसके बाद पीवाईक्यूज़ कहाँ से पूछने के चांसेस हैं। ठीक है? तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है ये, मेडावल हिस्ट्री का। प्री मेडावल हिस्ट्री मतलब मेडावल हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है उसको हम लोग देखेंगे, उससे क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से पूछती है यूपीएससी और किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो बिहार के लोकल डायनेस्टी से क्वेश्चन है और बीपीएससी ने बार बार इस डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछा। आपको ध्यान होगा, एक क्वेश्चन ये देखिए, दूसरा ये देखिए और तीसरा ये देखिए। तो इस छोटे से एक लोकल डायनेस्टी से लगातार 3 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो और उसमें से एक क्वेश्चन 69 में पूछा गया है। तो लगातार 3 क्वेश्चंस इन लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसका मतलब दिखा रहा है कि हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग को रिवाइज करना जरूरी, इससे क्वेश्चंस फिर वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो कर्नाड डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इनके फाउंडर हैं वो कौन है। इनके फाउंडर है जो है उनका नाम है नान्यदेव। क्या नाम इनके फाउंडर का है? इनके फाउंडर का नाम है नान्यदेव। इनके फाउंडर का नाम है नान्यदेव। ठीक है, तो नान्यदेव इनके फाउंडर का नाम है और इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर हैं उनका नाम है हरि सिंह। ठीक है, वो द लास्ट किंग ऑफ द कर्नाड डायनेस्टी। अब देखिए, इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि जो जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो डायनेस्टीज को पढ़िए उनके क्रोनोलॉजी के हिसाब से। पहले कौन डायनेस्टी आया, फिर कौन डायनेस्टी आया, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, और साथ ही साथ हम लोग को फोकस करना है कि उस डायनेस्टी के फाउंडर, ठीक है, और लास्ट रूलर, इन सब को हम लोग को ध्यान रखना है। तो इससे हमारे पास क्वेश्चंस बार बार बन करके आ सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे देखिए, आपने देखा कि कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे उनके बारे में पूछ दिया, जो अंतिम शासक थे उनके बारे में पूछ दिया। तो हमारे लिए ये चीज़ हमको नया नहीं होना चाहिए। देखिए, फाउंडर के बारे में यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में कि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए, अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह थे। ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, हरि सिंह। उसके बाद देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा गया है, मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मैथिली भाषा का विकास इनमें से किसके शासनकाल में हुआ? तो आपको पता होगा कि जो कर्नाड डायनेस्टी थी, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था मैथिली भाषा का विकास। ठीक है, मैथिली भाषा के विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैथिली भाषा का विकास में कर्नाड जो वंश है इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, एक बार हम लोग कर्नाड डायनेस्टी का जो टॉपिक्स है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पाल वंश के पतन के बाद, पाल डायनेस्टी के पतन के बाद कर्नाड डायनेस्टी का उदय होता है। और कहाँ? तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र में। ठीक है, तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र में। अगर हमारा मान लीजिए हमारा बिहार है ये, अगर मान लीजिए हमारा बिहार है ये, अगर हम लोग बिहार का मैप बनाते हैं तो इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा बिहार है, अगर मान लीजिए बिहार का मैप है, तो ये जो तिरहुत और मिथिला का क्षेत्र है, तिरहुत मतलब आज का जो मुजफ्फरपुर का इलाका हुआ, सीतामढ़ी का इलाका हुआ, और ये जो मिथिला का जो इलाका है, खास कर नेपाल के सटे हुए इलाके में, इन क्षेत्रों में कर्नाट वंश का प्रभाव था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पाल वंश के बाद इनका उदय हुआ और तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र में उनका मुख्यतः उनका प्रभाव था। कहाँ था? तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र में, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए, संस्थापक कौन थे? नान्यदेव संस्थापक थे कर्नाट वंश के। राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़, जो कि अभी नेपाल में। ध्यान रखना है, इसकी राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़, जो कि अभी नेपाल में पड़ता है।
ठीक है। और इसके बारे में हमारे पास और भी कुछ कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब देखिए, जब बख्तियार खिलजी का बिहार अभियान हुआ था तो उस समय इसके शासक कौन थे? नरसिंह देव थे। नरसिंह देव थे जिन्होंने उसको ट्रिब्यूट या गिफ्ट दे करके उसको खुश किया था, बल्कि वहां से लड़ाई नहीं किया था। तो बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के दौरान कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव ने उसे कर या भेंट देकर समर्थन किया, क्योंकि कर्नाट वंश का सेना वंश से उसे संघर्ष चल रहा था, ठीक है। तो सेना वंश से उनका संघर्ष चला था, इसीलिए वो लोग जो इनका अभियान था उसके खिलाफ वो उनका समर्थन किए थे। तो जब बख्तियार खिलजी आया था बिहार, तो उस समय नरसिंह देव जो नरसिंह देव थे उन्होंने उसको कर और भेंट दे करके समर्थन दिया था, क्योंकि वो सेना वंश से उनका उस समय संघर्ष चल रहा था। और जब तुगरिल तुगरन जो कमांडर है, तुर्किश कमांडर, जब वो कन्नड़ डायनेस्टी पे हमला करते हैं, इसके बारे में तिब्बती धर्मस्वामी ने लिखा है। तुगरिल तुगरन जो है वो कन्नड़ डायनेस्टी पे हमला करते हैं, इसके बारे में जो तिब्बती धर्मस्वामी उन्होंने इस बारे में चर्चा किया, लिखा है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। और गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में भी कर्नाट वंश के से अच्छा संबंध था जो है वो दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि कर्नाट वंश का दिल्ली के सुल्तान से संबंध केवल उपहार कर सकते थे, बल्कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपना बंगाल जो विजय हुआ था उस समय कर्नाट क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त किया था। तो ध्यान रखेंगे कि किसका संबंध किससे? बख्तियार खिलजी के समय भी नरसिंह देव थे जिन्होंने उसको कर भेंट देकर समर्थन किया था, क्योंकि सेन वंश उनका संघर्ष था। उसके बाद तुगरिल तुगरन जो कमांडर थे, तुगरिल तुगरन, उनके समय हमला हुआ था किस पे? कर्नाट वंश पे, जिसके बारे में तिब्बत धर्मस्वामी ने लिखा है। और अंतिम में देखिए कि जो कर्नाट वंश जो दिल्ली सुल्तान थे उस समय कौन थे? कर्नाट वंश का दिल्ली के सुल्तान से संबंध केवल उपहार और कर तक सीमित नहीं था, क्योंकि जब गयासुद्दीन तुगलक अपने बंगाल अभियान में आए थे तो कर्नाट वंश पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये हमारे पास यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक का जब कैंपेन हुआ था उस समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? हरि सिंह देव उसके शासक थे। और हरि सिंह देव जो थे वो समाज सुधारक भी थे, इसीलिए इनका नाम काफी लिया जाता है। अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह थे। और मैथिली भाषा का विकास कर्नाट वंश के समय हुआ था। और पंजी प्रबंध जो रजिस्टर मैनेजमेंट जो है उनके काल विकसित हुआ था। बाद में इसको हम लोग मैथिली जो क्षेत्र है उसमें विवाह में इसको यूज करते हैं, पंजी प्रबंधन। तो पंजी प्रबंधन जो है वो उन्हीं के समय यूज होना स्टार्ट हो गया था। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर मैनेजमेंट, पंजी प्रबंधन जो है वो इन्हीं के समय हुआ था। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो वो बिहार के बांका जिले में है। तो आपको पता है कि ये बांका जिले में नहीं, कहाँ है ये विक्रमशिला भागलपुर जिले में है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, रॉन्ग। इट वॉज स्टेब्लिश बाय किंग गोपाला फर्स्ट ऑफ पाल डायनेस्टी। आपको पता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। तो ये भी गलत हो जाएगा। गोपाल ने उदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल ने किसकी की थी? उदांतपुरी, जो कि बिहार शरीफ में है। द वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड, यहाँ बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का विकास हुआ, ये सही है। वज्रयान सेक्टर यहाँ पे तांत्रिक कल्ट का काफी ज्यादा यहाँ पे सेक्टर रहा है, तांत्रिक कल्ट का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, ये स्टेटमेंट सही है। अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी वेयर टॉट हियर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 3 और 4 से कोई नहीं, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में देखिए, हमारे पास स्टेटमेंट है, हम इसके बारे में रिवाइज करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि एक जो AEDO जो एग्जाम हुआ था अभी बीपीएससी ने लिया था, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अतीश दीपंकर जो है ये कहाँ पढ़ाते थे, कौन से विश्वविद्यालय में एंशिएंट टाइम पढ़ाते थे। तो हम लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर डिस्कस करेंगे, ये भी बीपीएससी ने भी हाल में पूछा था। चलिए देख लेते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में।
तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने कराया था? राजा धर्मपाल ने करवाया था, जो कि अभी के भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और ये एक तांत्रिक बुद्धिज्म और वज्रयान ट्रेडिशन को काफी सपोर्ट करता है। वहां पे तांत्रिक जो बुद्धिज्म है इसको प्रमोट किया था, और अंत में इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक है, तो ये उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो कुछ वहाँ के इंपॉर्टेंट टीचर थे, जो कुछ शिक्षक थे वहाँ पे, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अतीश दीपंकर, अभी एईडीओ में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। अतीश दीपंकर जो थे वो वहाँ के बहुत फेमस टीचर थे, आचार्य थे, जो लगभग 200 किताब लिखे थे बुद्धिज्म के बारे में। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे हम लोग। और इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी? वॉज एलुमनाई ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़े थे और यहाँ पढ़ाते थे। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और नाम देखिए हमारे सामने आता है अभयकर गुप्त का। तो अभयकर गुप्त भी यहाँ पढ़ाते थे, महापंडित थे ये यहाँ भी और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। आचार्य बुद्धा ज्ञानपाद, ये भी यहाँ पढ़ाते थे। और जेताड़ी, ये भी यहाँ पे स्कॉलर थे। 3 लोग का आपको नाम ध्यान रखना है, आतिश दीपंकर, अभयकर गुप्त, आचार्य बुद्ध ज्ञानपद और जेताड़ी, ये लोग यहाँ पे पढ़ाते थे। और वहाँ पे द्वार पंडित गेट स्कॉलर का भी काफी कल्चर था। मतलब हर एक यहाँ पे 6 दरवाजे थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हर एक जो दरवाजे थे वहां पे द्वारपाल रहते थे, जो उन अभ्यर्थियों से सवाल पूछते थे, जिससे कि वो अगर वो उसका सही उत्तर देंगे तभी उनको अंदर अलाउ किया जाता था। ठीक है, तो ये इस तरीके का वहां पे प्रोसीजर था। तो हम लोग को ध्यान रखना है, इसके बारे में रिवाइज करेंगे हम लोग। धर्मपाल के संस्थापक थे, 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी में स्थापना हुआ था भागलपुर में। तांत्रिक बुद्धिज्म वज्रयान, जिसको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था। और अतीश दीपांकर इसके आचार्य थे, अभयकर गुप्त इसके टीचर थे, आचार्य बुद्ध ज्ञानपाद और जेताड़ी, ये सब फेमस इसके टीचर या आचार्य थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, विच सुल्तान वॉज रिपोर्टेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर। अब देखिए किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता था? तो जो सुल्तान जैनुल अबिदीन है, इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ये मीर शाह वंश से बिलोंग करते थे, कश्मीर के। ठीक है, और इनके बारे में कई सारे फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। सुल्तान जैनुल अबिदीन जो थे, इनको हम लोग हिस्टोरिकली क्या कहते थे? अकबर ऑफ कश्मीर। क्यों कहते थे? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज, क्योंकि इनकी जो कला के संरक्षण में इनकी जो लिबरल रिलीजियस पॉलिसीज थे, पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स एंड इनोवेटिव सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इस तरीके जिनके रिफॉर्म्स थे, इसी रिफॉर्म्स के चलते इनको हम लोग कहते हैं कि सुल्तान ऑफ अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, उनका जो एज था उसको हम लोग कहते हैं गोल्डन एज इन कश्मीरी हिस्ट्री। कश्मीर के इतिहास का स्वर्ण काल था। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी लिबरल पॉलिसीज जो थी वो अपने हाईएस्ट पे थी। उन्होंने जजिया कर को माफ कर दिया था। ठीक है, संस्कृत संरक्षण जो था वो अपने हेड पे था। सामाजिक आर्थिक सुधार जो है वो उसके लिए काफी वो प्रसिद्ध थे। ठीक है, इन्होंने कई सारे स्कॉलर्स को भी अपने यहाँ पे जगह दिया था। ठीक है ना, तो इस तरह का उनका अप्रोच था। आप देखते हैं क्यों उनको कहा था अकबर कश्मीर। देखते हैं, सबसे पहले रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता के लिए उन्होंने जजिया कर को माफ कर दिया था, काउ स्लॉटर को प्रोहिबिट कर दिया था, हिंदूज की वापसी, जो उनको भगा दिया गया तो उन हिंदूज की वापसी उन्होंने इंश्योर किया, और उनके मंदिर और ग्रांट्स को उन्होंने बचा कर रखा था। कल्चरल सिंथेसिस, अब देखिए अलग अलग स्कॉलर जो थे उनको वो उनके पैट्रन थे, उनको वो बचा के रखे थे। ठीक है, संस्कृत हो गया, पर्शियन हो गया, तिब्बतन हो गया, अलग अलग जो किताब ऐसे महाभारत हो गया, राजतरंगिणी हो गया, इन सब का ट्रांसलेशन पर्शियन में करवाया था। इनके दरबार में कई सारे महत्वपूर्ण कवि थे, स्कॉलर्स थे, अलग अलग लोग थे। ठीक है, तो काफी फेमस थे ये। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी डेवलपमेंट हुआ था। कारपेट वीविंग,
पेपर मैशी, सॉल मेकिंग, समरकंद के आर्टिस्ट को बुला करके वहाँ पे लोग को वो लोग ट्रेन करते थे। तो इस तरह से कश्मीर का जो लोकल इकोनॉमी था वो भी काफ़ी डेवलप हुआ। और दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया गया, मार्केट को सुंदर बनाया गया, मार्केट कंट्रोल किया गया, इरिगेशन कैनाल्स बनाए गए, ब्रिज बनाए गए, एडिक्वेट बनाए गए, ताकि वहाँ पे लोग घूमने आ सके। तो फोकस ये करना है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 50 साल तक शासन किए थे और ही इज रिमेंबर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट रूलर्स इन कश्मीर। ठीक है, और इनको अंत में बादशाह का टाइटल मिला था। बादशाह का टाइटल इनको किसने दिया था? इनको बादशाह का टाइटल दिया था लोकल जो लोग थे उन्होंने ही दिया था। ठीक है, चलिए, तो 50 वर्ष तक इन्होंने शासनकाल किया और काफी फेमस ये राजा थे। तो जैनुल अब्दीन जो थे वो केवल राजा नहीं थे, बल्कि उन्होंने, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने केवल राज्य नहीं बल्कि दिल भी जीता है। तो सुल्तान जैनुल अब्दीन जो थे, was not only a king but also won hearts। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, वापस आपसे पूछ सकता है कि अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? सुल्तान जैनुल अब्दीन को। और ध्यान रखेंगे कि इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था मीर शाह वंश से, मीर शाह डायनेस्टी से। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, मीर शाह डायनेस्टी। और जो राज तरंगिणी है कलहन का, उसमें भी इनका जिक्र है। तो राज तरंगिणी जो है कलहन का, उसमें भी इनका जिक्र है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी से क्वेश्चन है, ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता इन इंडिया टू। तो मोहम्मद गोरी ने भारत में अपनी पहली इक्ता जो है, ये बेसिकली क्या था? ये गवर्नरशिप था किसी क्षेत्र का, जो उस समय तर्कीश जो शासक थे वो अपने सिटिजन्स को यहाँ पे अपॉइंट करते थे। तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था, जो इनके मरने के बाद इन्होंने 1206 में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की और अल्टीमेटली दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। ठीक है, चलिए, तो मोहम्मद गोरी के बारे में हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं कि ये भारत कब आए थे, इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, इसके बारे में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इनसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो मोहम्मद गजनी जो, ये गोरी जो थे, माफ कीजिएगा, गोरी जो थे ये नॉर्थ वेस्ट से भारत की तरफ उन्होंने आक्रमण किया था और अंत में बिहार बंगाल तक पहुंच गया था। कैसे, देखते हैं। सबसे पहला बार मुल्तान और उज्ज पे उन्होंने हमला किया था और यहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित किया था। कहाँ पे? मुल्तान और उज्ज। ठीक है, 78 में। फिर 78 में बैटल ऑफ कायदरा। तो ये जो गुजरात के जो भीमा के शासक थे, इन्होंने इनको डिफीट कर दिया था। तो यहाँ पे वो हार गए थे। कौन? मोहम्मद गोरी। यहाँ पे वो हार गए थे। तो उनका प्लान जो इस रास्ते से भारत में घुसना था वो असफल हो गया, तो वापस चले गए वो। तो पहला बार वो फेल कर गए, यहाँ जीते पर यहाँ हार गए, तो यहाँ से वापस चले गए वो। वापस से वो 1186 में लाहौर के रास्ते भारत आते हैं। तो लाहौर में उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया 1186 में, और उसको अपना क्या बना लिया? स्ट्रेटेजिक बेस बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहला बार 1191 में आते हैं बैटल ऑफ तराइन में, जिसमें वो हार जाते हैं। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, लेकिन दूसरे बैटल ऑफ तराइन में वो पृथ्वीराज चौहान से जीत जाते हैं और यहाँ पे वो कब्जा कर लेते हैं। किसमें? बैटल ऑफ तराइन में। उत्तर भारत में वो एंटर करने में सफल हो जाते हैं 1192 में। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में वो हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है बैटल ऑफ चंदावर, कन्नौज, जो उसके पास ही था,
जिसके राजा जो जयचंद थे, इनको उन्होंने हरा दिया था, जयचंद को उन्होंने हरा दिया था। और गंगेटिक वैली, जो गंगा का प्लेन है, इस पे गंगेटिक वैली पे उनका कब्जा हो गया था, ठीक है। और बाद में वो 1202 और 1204 के आसपास बिहार और बंगाल में भी उनके जो कमांडर थे जनरल बख्तियार खिलजी, उन्होंने बिहार बंगाल पे भी अपना आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिन्होंने जिसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह करना और भी कई तरह के उन्होंने कृत्य किए थे। तो उनके जो बख्तियार खिलजी थे उन्हीं के कमांडर थे, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गोरी के कमांडर थे अंदर बख्तियार खिलजी, जिन्होंने बिहार बंगाल को एनेक्स किया और नालंदा विश्वविद्यालय को भी तबाह किया था। तो ये इवेंट हुआ था जिसमें वो बंगाल और बिहार पे भी अपना स्थापत्य जमा लिए थे, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ इवेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, जिसमें के बारे में आपको पता हो सकता है कि आप कहाँ कहाँ कौन सा बैटल लड़े और कब जीते कब हारे, ठीक है। अब देखिए क्यों ये जीते थे, क्योंकि सुपीरियर कैलवरी इनकी घुड़सवार सेना अच्छी थी, काफी मोबाइल थी, आर्चरी अच्छा था, स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा था और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये करते थे, ठीक है। अब देखिए प्रभाव क्या पड़ा, तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा, गोरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का नींव रखा गया 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ डायनेस्टी की स्थापना की, सबसे पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव एकता सिस्टम, जो एकता सिस्टम जो जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी उसको भारत में इंप्लीमेंट किया गया। शिफ्ट इन पावर जो था वो राजपूत डोमिनेटेड किंगडम से हट करके अब तुर्की से इस्लाम रूल की तरफ शिफ्ट हो गया, और अंत में इस्लाम और तुर्की से इन्फ्लुएंस का हमारे समाज में, कल्चर में, लैंग्वेज में, फूड में, क्यूजिन में इसका असर दिखने लगा। तो ये हमारे पास कुछ इवेंट्स हुए थे, तो ध्यान रखिएगा। एक और आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि इनके जो सिक्के थे उस पर गॉडेज लक्ष्मी का भी इमेज मिला है। मोहम्मद गोरी के सिक्के पे गॉडेज लक्ष्मी का इमेज मिला है, इसको आपको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the court historian of महमूद गजनवी? आपको पता है महमूद गजनवी कौन थे? महमूद गजनवी वो आक्रमणकारी थे जिन्होंने 1000 से 1017 के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 70 टाइम्स इन्वेडेड इंडिया, बेसिकली इन्वेडेड नहीं, प्लंडर्ड, लूट के ले गए थे यहाँ से, प्लंडर्ड इंडिया। तो उनके जो कोर्ट हिस्टोरियन थे उनका नाम था उतबी उनके दरबारी कवि का नाम था। तो इनके बारे में देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। महमूद गजनवी ये शक्तिशाली साम्राज्य संस्थापक थे और भारत के लिए आक्रमणकारी थे। ये गजनवी डायनेस्टी के संस्थापक थे और किसके पुत्र थे? सबुकुद्दीन के पुत्र थे, ठीक है। 998 में गद्दी बैठे और गजनी को एक छोटा सा एम्पायर था उसको पावरफुल एम्पायर बनाया, और इसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी। अब देखिए 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। क्यों? लूट के मंशा से। इनका एकमात्र मंशा था यहां से लूट कर ले जाना, लूट, प्लंडर, जो भी वेल्थ था, खास करके वो जो भारत के जो मशहूर शहर थे उन पे आक्रमण करते, जैसे कि मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ। और उनका सबसे फेमस कौन सा था? सोमनाथ पे जो उन्होंने आक्रमण किया था 1025-26 में, और ये यहाँ से वो बहुत सारा वो यहाँ से चीजें ले गए थे, ठीक है। तो ये उनके बारे में फैक्ट है। तो इनका मेन एम क्या था? यहाँ से संपत्ति को लूट कर ले जाना और अपने किंगडम गजनी को प्रॉस्परस बनाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद देखते हैं कि उनके राज दरबार में कौन कौन थे, उनके स्कॉलर्स किसको उन्होंने प्रमोट किया था। तो उनके दरबारी कवि थे, उनका नाम था उतबी उनके दरबारी कवि का नाम था, ठीक है। इन्होंने किताब अल यामिनी लिखा है। क्या लिखा है? किताब अल यामिनी, बुक ऑफ यामिनी, जिसमें महमूद के कैंपेन, अभियान, प्रशासन और संस्कृति के महत्वपूर्ण सोर्स है। तो उतबी का किताब अल यामिनी आपको ध्यान रखना है। उतबी दरबारी कवि थे, इनका किताब अल यामिनी, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये दरबारी कवि थे किसके? महमूद ऑफ गजनी के। अगला है फिरदौसी को भी उन्होंने उनके ही साथ उनके दरबार में एक कवि थे, और ये पर्शियन पोएट थे जिन्होंने शाहनामा लिखा है। शाहनामा, फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा लिखा है, ठीक है। और बेसिकली ये उस समय के आसपास का जो इलाका था, सिंध और उसके आसपास के इलाके जो पर्शियन किंग्स थे
उनके इतिहास और उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया है। ठीक है। दूसरा तीसरा अल बरूनी। अल बरूनी उनके आक्रमण के साथ भारत आए थे, भारत में कुछ दिन रहे थे और भारतीय समाज संस्कृति के बारे में उन्होंने पढ़ा और उसके बारे में जो देखा उसको उन्होंने लिखा किताब अल हिंद में। किताब अल हिंद में अल बेरूनी उन्होंने लिखा किताब अल हिंद। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे इन तीनों के बारे में कि किताबुल यामनी किसने लिखा, तो उतबी जो कि दरबारी कवि थे महमूद गजनी के, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा और अल बरूनी ने किताब अल हिंद लिखा जो उनके साथ भारत आए थे। ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन प्रीटी मेडावल इंडिया में बन सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको अगर रिवाइज कर रहे हो तो ऐसे आपको रिवाइज करना है ताकि आपका एक कंप्लीट सिलेबस आपका रिवाइज हो जाए और आपको एग्जाम में एक बेटर एज मिल जाए। तो हमारा आज का जो टॉपिक था यहीं पे खत्म होता है। आपसे फिर हम कल मिलेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मेडावल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।